गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने टैक्स रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया था। अब फ्रेंड्स, टैक्स रेट्स के अंदर वो चेयर आप बाहर भेज देंगे क्या, ये वाला चीज? ओके। कल हम लोगों ने टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। चलो थोड़ा सा याद करो। टैक्स रेट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। टैक्स रेट विच डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पर्सन एंड टैक्स रेट विच डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इनकम। अब कुछ टैक्स रेट्स जो हैं वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पर्सन कौन है, एंड कुछ टैक्स रेट्स इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो टैक्स रेट पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं, सुनो बराबर से, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। और जो टैक्स रेट इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। सो दो टाइप के टैक्स रेट्स हैं, या तो नॉर्मल रेट या फिर स्पेशल रेट्स। या तो नॉर्मल रेट हो सकता है या फिर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हो सकता है। अब फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स के अंदर 4 सेक्शन डिस्कस किए थे। एक था 111A, एक था 112A, एक 112 और एक 115BB। तो ये 4 सेक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर हम बात करें पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर देयर इज वन सेक्शन 111A। 111A में 3 कैपिटल असेट कवर्ड है। 3। पहला कैपिटल असेट इक्विटी शेयर्स, दूसरा कैपिटल असेट यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, एंड तीसरा कैपिटल असेट यूनिट्स ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट। अगर ये 3 असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे और ट्रांसफर के वक्त एसटीटी इज पेड, अगर एसटीटी का पेमेंट हो चुका है और अगर ये ट्रांसफर हुआ है अप टू 22 जुलाई, तो टैक्स रेट इज 15%, नहीं तो टैक्स रेट हो जाएगा 20%। और इसके अलावा जितने भी अदर असेट्स होंगे वो अदर असेट्स के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अब व्हेन आई से नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल रेट का मतलब है जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वो, इट विल बी आइदर स्लैब रेट और फ्लैट रेट डिपेंडिंग ऑन हु इज अर्निंग इनकम। मतलब पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था 112A करके। वापस से वही 3 असेट्स थे, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये 3 असेट्स अगर आप लोगों ने ट्रांसफर किए, अब इक्विटी शेयर्स के केस में परचेज एंड सेल दोनों के वक्त एसटीटी पे हुआ है, बट इन केस ऑफ यूनिट्स एसटीटी इज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, दैट इज सेम। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो परचेज पे भी एसटीटी रहेगा ही, सो परचेज पे भी एसटीटी होगा ही। सो अगर एसटीटी का पेमेंट हो चुका है, अब ओल्ड लॉ याद करो, ओल्ड लॉ। तो ओल्ड लॉ क्या था? अप टू 31 मार्च 2018 अगर आप लोगों ने ये असेट्स बेच दिए हैं तो कहना से वो हो जाएगा एग्जाम। बट ऑन और आफ्टर 1 April 2018 सेक्शन ये बनाया गया है, और 112A के हिसाब से, 112A जो सेक्शन है उसके हिसाब से जो भी आपको गेन आएगा 1,25,000, उस पर आपको टैक्स लगेगा या तो 10% या फिर 12.5%, या तो 10% या फिर 12.5%, डिपेंडिंग आपने कब असेट ट्रांसफर किया। याद आया आपको? ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ही और एक पॉइंट पढ़ा था कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A वो भी नहीं मिलेगा। याद आया कुछ आपको? फिर उसके बाद हम लोगों ने 112 सेक्शन पढ़ा था। सो इफ असेट इज ट्रांसफर्ड अप टू 22 जुलाई,
तो फिर वहां पे 3 पार्ट्स थे, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट, जीरो कूपन बॉन्ड्स, उसमें 2 रेट थे 20% एंड 10%, 20% विथ इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। कौन सा रेट सिलेक्ट करोगे, जो भी लोअर आएगा वो। अच्छा, उसके बाद जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है उसमें देर आर 2 पार्ट्स। अगर ट्रांसफरर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है तो 10% नो इंडेक्सेशन, एंड अगर ट्रांसफरर कोई अदर पर्सन है तो 20% विथ इंडेक्सेशन, एंड कोई अदर असेट ही है 20% विथ इंडेक्सेशन। इफ असेट इज ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23rd जुलाई तो कैन आई से 12.5%। ये जितना भी आपने टैक्स रेट कल पढ़ा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब अमेंडमेंट है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम समझना, 99% जितना मेरा जजमेंट है आपको न्यू वाला ही पूछेंगे। बट सी अंडरस्टैंड, ईयर चेंज हुआ है, मतलब मिडल ऑफ द ईयर में चेंज हुआ है, तो पढ़ना दोनों पड़ेगा। ये जितने भी मैंने आपको स्पेशल रेट वाले सेक्शन करवाए, रट्टा होना चाहिए पूरा। 111A, 112A एंड 112, 115 भी तो सेम ही है जो लास्ट ईयर था। अब उसके बाद हमने 115 किया था डिस्कस। 115 कवर्स विनिंग्स। अच्छा, अब विनिंग्स के केस में टैक्स रेट इज 30%। नाउ विनिंग्स के केस में देयर इज वन डिसएडवांटेज, एक्सपेंसेस माइनस करने नहीं मिलेगा। एटीसी से एटीयू के डिडक्शन, अब सुनना बराबर से, ये तो आपको सब जगह पे नहीं मिलेगा जहां पे स्पेशल रेट है, ये कॉमन पॉइंट था एटीसी से लेके एटीयू वाला। अच्छा, उसके बाद विनिंग्स में और एक डिसएडवांटेज, लॉसेस जो होंगे दूसरे हेड के वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। उसके बाद विनिंग्स के केस में और एक डिसएडवांटेज, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो भी कहना से माइनस करने नहीं, वो एडजस्ट नहीं हो सकता। याद आया आपको कुछ? सो विनिंग्स के सामने आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब ये जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इस पे हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि अगर आपकी इनकम जिसपे स्लैब रेट लगता है इज लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो फिर आप लोगों को जो डिफरेंस है उसको हम अनएग्जॉस्टेड बोलेंगे। एंड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। किधर? तो या तो शॉर्ट टर्म के सामने या तो लॉन्ग टर्म के सामने। बट याद रखना, ये एडजस्टमेंट करने मिलता है सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयू, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएफ को ही कहने से ये एडजस्ट करने मिलता है। याद आया? अब फ्रेंड्स, अब है ना, एक चीज समझो, मैं एक चार्ट बना रहा हूं यहां पे जहां से आपको और भी चीजों का थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। कल हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था 111A, एक पढ़ा था 112A, एक पढ़ा था 112 और एक पढ़ा था 115 बराबर। ये सारे सेक्शंस हम लोगों ने कल पढ़े थे। अब है ना, पहले तो इनकम कौन सी कवर्ड है, इनकम। तो अब याद करो, यहां पे शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म एंड विनिंग। अच्छा, उसके बाद ध्यान से सुनना, क्या आपको एक्सपेंसेस माइनस करने मिलेंगे कि नहीं? तो यस, शॉर्ट टर्म में मिलेंगे ही। जब भी आप असेट के ऊपर कैलकुलेशन करोगे तो कहने से यू विल टेक एफवीओसी माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये सब खर्चे तो आप माइनस करते ही हो। लॉन्ग टर्म में भी मिलेगा खर्चा माइनस करने, विनिंग्स में खर्चा नहीं मिलेगा। याद आया? बराबर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हो? लॉसेस सेट ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के सामने यस, विनिंग्स के सामने आंसर इज नो, विनिंग्स के सामने आंसर इज नो। चलो, उसके बाद लॉसेस के बाद एक सेकेंड ना, हाँ, डिडक्शन कौन से, एटीसी टू एटीयू, क्या ये आप माइनस कर सकते हो?
तो मैं बोल सकता हूँ ये तो आप किसी के भी सामने माइनस नहीं कर सकते रहे। क्यों? क्योंकि सब पे स्पेशल रेट है, तो डिडक्शन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चलो उसके बाद रीबेट की हम बात करें। रीबेट तो आप थोड़ा सा याद करोगे तो रीबेट जो है सिर्फ 112 ए के सामने नहीं मिलता, बाकी तो सबके सामने मिलता है। याद रखना रीबेट विनिंग्स के सामने भी मिलता है। कल ही मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था विनिंग्स के ऊपर, तो उधर आपको विनिंग्स के सामने भी रीबेट माइनस करने मिलेगा। अच्छा, अब अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। चलो, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप एडजस्ट कहां कहां कर सकते हो? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के सामने, विनिंग्स के सामने नहीं कर सकते। अब ये जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, ये एडजस्ट करने दो ही लोगों को मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएस। बैठा दिमाग में आपके? ये चार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का? सो अब इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछो चार्ट में। बराबर? सो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो सिर्फ वे इधर विनिंग्स में नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा, बट आएगा वो याद रखना किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो रेसिडेंट है। कल मैंने आपको नॉन रेसिडेंट वाला भी एक सम करवाया है, उसमें अनएग्जॉस्टेड नहीं था, बट तुम याद रखना अगर एनआर आया और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आया तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। बराबर? सो ये आपका समरी है जो भी अपन ने कल पढ़ा था उसका। चलो, ये तुम्हें लिखना हो तो लिख लो अभी। डन? चलो, अब यहां पे ध्यान दो। अब है ना, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ये चीज के ऊपर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो बराबर से समझना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब ये पॉइंट है ना, ध्यान देना। पहले तो असेसी है ना, असेसी वो होना चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएफ। दो असेसीज हैं, सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, वो भी रेसिडेंट। सो रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएफ असेसी अगर है, उनके पास एक असेट है, असेट। और असेट में कौन सा असेट है? लैंड या बिल्डिंग। सो इन शॉर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा है? लैंड, बिल्डिंग और बोथ यू कैन से, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर असेसी इंडिविजुअल या एचयूएफ है एंड असेट उसके पास कौन सा है? लैंड या बिल्डिंग। और ये लैंड या बिल्डिंग इज अक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 2024। मतलब जिस दिन बजट आया उसके पहले पहले अक्वायर किया, कभी भी अक्वायर किया, मतलब 7-8 में भी अक्वायर किया तो इट इज बिफोर दिस डेट। मतलब यू कैन से आइदर इट इज अक्वायर्ड अप टू 22 जुलाई 24। मैंने लिखा है बिफोर 23 जुलाई, आप बोल सकते हो इट इज अप टू 22 जुलाई। 22 जुलाई 24 तक उसने क्या कर लिया है? अक्वायर कर लिया है। सो इसका मतलब उसने अक्वायर कब किया? कैन आई से अमेंडमेंट जो आई उसके पहले। बराबर? एंड अब यही लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। तुम्हें ये समझ रहा है ना? दिस इज बिफोर, दिस इज ऑन और आफ्टर। परचेसेस आपके पहले हैं और सेल बाद में। मतलब आपने जब खरीदा था, आपने जब खरीदा था कहने से तब इंडेक्सेशन और सबका बेनिफिट मिलता था, बट अब जब आप बेच रहे हो तब इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है और टैक्स रेट 12.5 कर दिया है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हो गया तो छोड़ दो, शॉर्ट टर्म के लिए ये पॉइंट ही नहीं है, ये नोट किसके लिए? लॉन्ग टर्म।
पहले तो असेसी बहुत स्पेसिफिक कौन होना चाहिए, असेट कौन सा होना चाहिए, asset is acquired before 23rd July 24 and it is transferred on or after 23rd July 24. अगर अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएगी, ये जितनी भी कंडीशंस यहां पे लिखी है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो असेसी को क्या बोला गया है पता है, ये दिया गया है सेक्शन नंबर 112 के अंदर कि अगर ऊपर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कल अपन ने देखो 112 पढ़ा था, कब 112 ए के बाद, मतलब इफ यू आर नॉट कवर्ड अंडर 112 ए देन यू आर कवर्ड अंडर 112, बराबर। 112 ओल्ड पढ़ाया, न्यू भी पढ़ाया था। न्यू में रेट इज कहने से 12.5%, ओल्ड में 3 पार्ट्स थे। सो अब सेक्शन नंबर 112 जो है, कौन सा सेक्शन, 112, सेक्शन नंबर 112 के हिसाब से, ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 112 के हिसाब से ध्यान देना, ऐसे तो इस पे रेट कहने से 12.5 आना चाहिए। क्यों 12.5 आना चाहिए, ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23rd जुलाई 24। सो आपका रेट आना चाहिए 12.5% आना चाहिए, इस पे रेट आना चाहिए 12.5%। बट अब गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया यहाँ पे, क्या, कैसे ऐसी एक काम कर, तुझे हम ऑप्शन देते हैं। क्या ऑप्शन, आइदर यू पे टैक्स एट द रेट ऑफ and you claim benefit of indexation, or else you pay tax at the rate of without indexation। ऐसे तो आना चाहिए था 12.5% ओनली विदाउट इंडेक्सेशन, बट अब आया है 20% विथ इंडेक्सेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों कैलकुलेट करके whichever is lower वो सिलेक्ट कर लेंगे। बैठा आपके दिमाग में, पक्का समझा है। अब एक मिनट, ये जो अमेंडमेंट आई ना फ्रेंड्स, ये क्या हुआ इस साल बजट, मैंने आपको बोला 23rd जुलाई को अनाउंस हुआ। 23rd जुलाई को जब बजट अनाउंस होता है, इट इज कॉल्ड फाइनेंस बिल, फिर वो बनता है फाइनेंस एक्ट। तो जब बिल से एक्ट की जर्नी थी ना, उसमें ये अमेंडमेंट की गई। आप देखोगे तो एक है ना वीडियो बहुत वायरल हुआ था राघव चड्ढा का, राघव चड्ढा जो है उसका आप देखोगे तो एक वीडियो वायरल हुआ है, वो वहां पे ना एक्सप्लेन कर रहा है विथ एन एग्जाम्पल कि इंडेक्सेशन बेनिफिट जो था वो अगर हम लेते तो क्या होता, और इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है तो क्या होता। मतलब उसका बोलना क्या था कि विथ इंडेक्सेशन जो है, मतलब आप इंडेक्सेशन बेनिफिट दो और टैक्स लगाओ 20%, उसमें टैक्स कम आ सकता है और यहाँ पे टैक्स जो है वो ज्यादा आ सकता है 12.5 में। सो आप गवर्नमेंट ऑप्शन दो एसएससी। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मतलब आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, विथ एग्जाम्पल उसने सब चीजें एक्सप्लेन की है। और उसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया कि अब असेसी चल तेरे पास ऑप्शन है, बट समझो एक गलती मत करना, ये सारी कंडीशंस उन्होंने डाल दी है। अच्छा, मैं अगर समझो कोई असेट भी खरीदता हूं आज, लैंड एंड बिल्डिंग आज खरीदता हूं, क्या मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं, क्योंकि मैं खरीद ही रहा हूं अमेंडमेंट होने के बाद। सो अगर मैं कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं 22 जुलाई तक, तो मुझे ये बेनिफिट है, नहीं तो ये बेनिफिट नहीं है। बैठा दिमाग में। असेसी कौन होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएफ। असेट कौन सा होना चाहिए, acquired before 23rd July 24 and it is transferred on or after, सेक्शन नंबर 112 ए क्या बोल रहा है, 20% विथ इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको वो लोग टारगेट कर सकते हैं एग्जाम में। आप अपनी बुक में देखोगे 112 के नीचे ही आपको एक ग्रीन कलर का नोट दिखेगा, वहां पे वो नोट में देखो, ये आप लोगों को पॉइंट्स दिखेंगे, समझा। बराबर। अब सुनो,
अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। समझो असेट इज हाउस प्रॉपर्टी, असेसी इज मिस्टर ए, जो कौन है, रेसिडेंट। असेसी इज मिस्टर ए, जो कौन है, रेसिडेंट। कॉस्ट 10 लाख है आपकी। डेट ऑफ परचेज 10th May 2007। डेट ऑफ ट्रांसफर 12th December 2024। सेलिंग प्राइस is 2 crores। Brokerage is 1% on purchase and sale। कॉस्ट ऑफ, चलो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो नहीं रखते इस केस में, इतना ही रख के सिंपल केस, वो तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आया तो वो आप माइनस कर सकते हो, ये एग्जांपल रखते हैं। और आपको मैं बोलूं कि कंप्यूट टैक्स पेबल ऑन अबाउट ट्रांजैक्शन। आ रहा है समझ में? तो आपको दोनों ऑप्शन दिखाने पड़ेंगे। फॉर्मेट आप सबको पता है अभी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सब बराबर। पहले आप ये प्रोविजन लिख लो, उसके बाद अपन सम सॉल्व करो। हो गया? चलो ये केस लिखो और प्रॉपर फॉर्मेट में, नेम ऑफ द असेसी, कंप्यूटेशन, फिर उसमें क्या करना, कंप्यूटेशन लिखने के बाद ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 करना, क्योंकि दो ऑप्शन हो गए ना इसमें अभी, 20% विथ इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट। तो पहले हेडिंग दे देना, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर आपका ऑप्शन 1 एंड फिर नीचे ऑप्शन 2। जूम पे जो लोग हैं, ये आंसर आया आपका, एफईओसी 2 करोड़, ब्रोकरेज 2 लाख, 198 lakhs आपका नेट कंसिडरेशन माइनस आईसीओए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 1,69,57,907। और इस पे अगर मुझे कोई पूछेगा टैक्स कितना लगेगा, तो इट इज 20%। बोलो ये समझा? जूम पे जो लोग हैं क्लियर? ओके, यहाँ पे सबको क्लियर है? अच्छा चलो, अब दूसरा क्या हो जाएगा, तो यू विल स्टार्ट विथ एफईओसी। कितना है एफईओसी? 2 करोड़। वापस से माइनस क्या करोगे, दैट इज ब्रोकरेज, कितना, 2 lakhs, 198 lakhs यहाँ पे बच गया, ये बराबर 198 lakhs बच गया यहाँ पे। चलो इसमें से आप क्या माइनस करोगे अब, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,10,000। जो भी आंसर आया उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगाओगे, 12.5%। कितना आ रहा है 12.5%? 23,48,750। और यहाँ पे टैक्स कितना आ रहा था, 20%, 91,581। बोलो समझा? तो इस तरह से आपको दोनों ऑप्शन दिखाने पड़ेंगे अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। सी यहाँ पे ना एक चीज मैंने अभी तक कंसिडर नहीं की है, वो है उसकी अदर इनकम कुछ नहीं पता है, तो अभी मैं सिर्फ आपको टैक्स का अमाउंट बता, अदर इनकम कुछ होगी तो उसके ऊपर टैक्स देखना पड़ेगा अपने को कितना है, बराबर। चलो ये वाले केस में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।
क्लियर है सबको? अब सुनो, अब है ना, ध्यान देना, अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लॉजिकली समझोगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। अभी जो मेरा डिस्कशन है वो है असेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। मेरा डिस्कशन होने वाला है ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। acquired before 1st Feb 2018 and transferred on or after 1/4/2018। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, समझना। लॉजिकली समझोगे तो याद रहेगा, एमसीक्यूज पूछते रहते ये चीज पे, ध्यान से सुनो। आप लोगों को याद करो, कल ही सिखाया मैंने कि एक 112A करके सेक्शन है, 112A करके सेक्शन है। थोड़ा सा याद करो उसमें क्या दिया था, 3 असेट्स दिए थे, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस अफेयर्स। ये 3 असेट्स अगर आप ट्रांसफर करोगे एंड ट्रांसफर के वक्त एसटीटी आपका पे हुआ है, और इक्विटी शेयर्स के केस में परचेज पे भी एसटीटी पे हुआ, तो आप याद करो 31 मार्च 2018 तक पहले 2018 तक कैन आई से एंटायर गेन वाज एग्जेम्प्ट। सो फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ इक्विटी शेयर्स खरीदे इन 2007-8 एंड मैंने 17-18 में वो इक्विटी शेयर्स को बेच दिया, 1 लाख में खरीदा, 50 लाख में बेचा, 49 लाख का गेन एग्जेम्प्ट। लेकिन 1/4/2018 ऑनवर्ड्स कैन आई से टैक्स लगना स्टार्ट हो चुका है, टैक्स जो है वो लगना स्टार्ट हो चुका है। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, ये जो टैक्स लगना स्टार्ट हुआ कि हम 1 अप्रैल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगाएंगे, 10% पहले था और अब 12.5, ये अनाउंसमेंट कौन से दिन पे हुआ रहेगा? यानी से ये अनाउंसमेंट हुआ रहेगा 1 फेब 2018। क्यों 1 फेब 2018? तो उस दिन बजट आया था, तो उस दिन बजट आया था, तो बजट में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया होगा क्या कि 31 मार्च 2018 इज लास्ट डेट टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1038 इफ यू आर ट्रांसफरिंग असेट on or after 1st April 2018. Now we are introducing section number 112A, and as per section number 112A, you are liable to pay tax at the rate of 10% on gain exceeding 1,25,000. Initially, this limit was 1 lakh rupees. This limit was changed to 1,25,000. And from 23rd July 2024, can I say 10% is changed to 12.5%. सुमे ना सोचो ऐसे लोगों के बारे में, ध्यान से सुनना, कि समझो मैं हूं, मैंने 2007-8 में 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स खरीदे थे, और श्रेयांश है, श्रेयांश आपने भी 1 लाख के इक्विटी शेयर्स मेरे साथ ही खरीदे थे। समझना, 2 लोग हैं, दोनों ने इक्विटी शेयर्स खरीदे, मैंने भी 1 लाख के, इसने भी 1 लाख के। अब समझो कि हुआ ये 2017-18 आया, तब वो शेयर्स की वैल्यू हो गई थी 50 लाख। श्रेयांश ने क्या किया? बेच लिया, तो एंटायर गेन इज एग्जेम्प्टेड। मेरे को नहीं बेचना था क्योंकि मुझे लग रहा था इस शेयर्स में और भी पैसा मिलेगा, तो मैंने वो शेयर्स को होल्ड करके रखा, और मैंने इस साल में वो शेयर्स बेचे।
सोचो अब वो शेयर्स की वैल्यू हो गई है 80 lakhs। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, जब मैं आज बेच रहा हूं तब वैल्यू कितनी है? 80 lakhs उसकी वैल्यू है। और जब मैं ये श्रेयांश ने 17-18 में बेच दिया तो उसने 50 लाख में बेच दिया, उसके हाथ में 49 लाख और मेरे हाथ में, तुम्हें समझ में आ रहा हो तो 80 lakhs माइनस 1 lakh। 80 lakh is cost of FEOC, 1 lakh is cost of acquisition, difference is 79 lakhs। 79 lakhs में से 1,25,000 माइनस करूंगा, जो बचा उस पे टैक्स। अब इसमें तुम्हें समझ में आ रहा हो तो नुकसान मेरा हुआ है। क्यों मेरा हुआ? मैं भी अगर बेच देता, कहने से 49 lakhs पे टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे तो कहने से सब पे टैक्स लग रहा है अभी। तो ये अमेंडमेंट आने के वजह से नुकसान किसका हुआ? तो नुकसान ऐसे असेसी का हुआ है जिसने ये असेट्स खरीदे थे वो टाइम पे जब उनको लगा था कि 1038 में हम एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने इक्विटी शेयर्स खरीदे या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीदा या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट खरीदा, बट मैंने अगर वो खरीदा ही है 1 Feb 2018 या उसके बाद, मतलब समझो ना आज 15 फरवरी 2018 है, आज की डेट इज 15 Feb 2018, आज की डेट है, मैं शेयर्स खरीद रहा हूं, कहने से मुझे पहले से ही पता है कि 1038 निकल चुका है। अब जब मुझे पहले से ही पता है मतलब कहने से मुझे अमेंडमेंट का नॉलेज है। बट यस, अगर मैं आज समझो 7-8 में खड़ा हूं तो 7-8 में तो मुझे ये नहीं पता होगा कि यार 112 आने वाला है। तो 7-8 में मैंने ये शेयर्स खरीदे ये सोच के क्या भाई लॉन्ग टर्म रखूंगा, एग्जम्पशन ले लूंगा, टैक्स नहीं लगेगा। और अब अमेंडमेंट आ गया, तो अगर मैंने 31 मार्च 18 तक बेच दिए तो दिक्कत ही नहीं है। बट अगर मैंने वो 31 मार्च 18 तक बेचे, कहने से अब मेरा नुकसान हो रहा है। अब अगर मेरा नुकसान हो रहा है वो केस में, तो अब मैं उसका, मेरे को गवर्नमेंट बेनिफिट क्या दे रहा है? समझा? पहले 1 Feb के पहले अक्वायर हुए एंड ट्रांसफर हुए ऑन और आफ्टर 1 April, तो ही मेरा नुकसान है। अगर मैं 15 ही Feb को खरीद रहा हूं तो जिस दिन खरीद रहा हूं उसको उस दिन मुझे पता ही है कि 1038 तो निकल चुका है, गया भेजे में। अच्छा, अगर मैं 31 April 2018 से पहले बेच रहा हूं, अरे तो वैसे भी एग्जम्प्ट ही है। तो मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये शेयर्स खरीदे थे या ये यूनिट्स खरीदे थे वो टाइम पे जब एग्जम्पशन था, उनको पता नहीं था कि 1038 हट जाएगा और 112 आ जाएगा। और उनको कब नहीं पता था? तो 1 Feb 18 के पहले नहीं पता था। याद रखना 1 Feb 18 से 112 एप्लीकेबल नहीं हुआ है, एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम 1 April 2018। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 April 2018। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान से सुनो, 1 April 2018 से एप्लीकेबल हुआ है, उसका नॉलेज यानी से आपको 1 Feb को आ चुका था। आपको 1 Feb को पता था क्या कि अब 1038 जो है वो हट जाएगा और 112A सेक्शन आ जाएगा। ये बोलो समझा? तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये असेट जो 112A के अंदर कवर्ड है वो अक्वायर किए बिफोर दिस डेट एंड ट्रांसफर हुए ऑन और आफ्टर, क्योंकि इनका नुकसान हो गया। इन्होंने ये सोच के खरीदा था कि हम एग्जम्पशन लेंगे, बट एग्जम्पशन हटा दिया। बराबर? अब देखो सुनो, समझो एक एग्जांपल लो, 7-8 ईयर चल रहा है, आपने 10 लाख के कुछ इक्विटी शेयर्स खरीदे और अभी ईयर चल रहा है 24-25, तब आपने यही इक्विटी शेयर्स 100 lakhs में बेच दिए। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। तो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, तो ऐसे तो आपका जो कैपिटल गेन्स है कहने से उसमें आना चाहिए FEOC 100, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 lakhs, 90 lakhs का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसमें से माइनस होना चाहिए एग्जम्पशन 1.25 lakhs, बचा कितना
88.75 lakhs। ऐसा होना चाहिए था, बट इसमें असेसी क्या बोल रहा है कि मेरा तो नुकसान हो गया, इसमें मेरा क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है इसमें तो। सो असेसी बोल रहा है ये तो मेरे लिए नुकसान है, लॉस है। मैं अगर यही शेयर्स बेच देता कब, 31 मार्च 2018 तक, तो तक जितना भी गेन होता वो एग्जाम्प्ट हो जाता। तो गवर्नमेंट आप मुझे कुछ बेनिफिट दो ये केस में। तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट कैसे दिया वो देखो। 31 जनवरी 2018 अमेंडमेंट, मतलब जब बजट आया, अमेंडमेंट अनाउंस हुआ, उसके एक दिन पहले, एक दिन पहले का आप है ना फेयर मार्केट वैल्यू चेक करो। सुनते जाना, अभी क्या चेक करो, फेयर मार्केट वैल्यू चेक करो एक दिन पहले का। जब बजट अनाउंस हुआ था ऑन 1 फेब, उसके एक दिन पहले का यू चेक फेयर मार्केट वैल्यू। समझो फेयर मार्केट वैल्यू इज 40 lakhs। हाउ मच इज फेयर मार्केट वैल्यू? 40 lakhs इज योर फेयर मार्केट वैल्यू। गवर्नमेंट ने बोला चल असेसी एक काम कर, हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं क्या, 40 लाख को तू अपनी कॉस्ट बना सकता है। तेरी कॉस्ट है कितनी एक्चुअली में, 10 लाख, बट हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं क्या, 40 लाख को कॉस्ट बना ले। अब तुम थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओगे ना अपना, क्या प्रोविजन बनाए देखो। 10 लाख से लेके यहां तक जो अप्रिसिएशन हुआ था वो था 40 लाख, मतलब कहने से 30 लाख का अप्रिसिएशन। अब मैं अगर इधर 10 लाख के बदले कितना माइनस कर रहा हूं, 40 लाख, तो मेरा गेन कितना आ जाएगा, 60 lakhs। और ये 60 lakhs आ गया, इसका मतलब ये आ जाएगा 58.75 lakhs। यस और नो? अच्छा 58.75 lakhs आ जाएगा ये। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा हो, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, कहने से ये मेरा अमाउंट 30 लाख रुपए से कम हो गया। 30 लाख से क्यों कम हुआ, तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं 10 लाख के बदले 40 लाख को कॉस्ट बना रहा हूं। इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, समझ में आ रहा है? यहां से लेके यहां तक जो अप्रिसिएशन हुआ था ना, कहने से उस पर टैक्स ही नहीं है। बैठा दिमाग में? सोचो ना, अगर आप ये शेयर्स बेच भी देते हैं, तो कहने से आपका 40 लाख में से 40 लाख में बिकता तो 30 लाख एग्जम्प्ट हो जाता है। सो 31 जनवरी 2018। अब तुम्हारे दिमाग में एक दो डाउट होंगे, वो मेरे एंड में कवर हो जाएंगे, वो टेंशन मत लेना, वो कवर हो जाएंगे। सो पहले तुम समझो, मैं हर एक चीज का रीजन दूंगा आपको। पहले ये समझा क्या बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने, कि यू टेक फेयर मार्केट वैल्यू। हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं असेसी कि चल तेरा, हमें पता है कि तेरा नुकसान हुआ है, अगर तू यही शेयर्स बेच देता कहने से, तो तुझे 30 लाख पे टैक्स नहीं लगता। अभी भी हम तुझे वही करके दे रहे हैं कि मत भर 30 लाख पे टैक्स, 30 लाख पे टैक्स मत भर। तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला 30 लाख पे टैक्स मत भर, उन्होंने बोला हम तुम्हारी कॉस्ट को ही चेंज कर देते हैं। सो आप कॉस्ट ले लो 40 लाख, और कॉस्ट 40 हो गई, एक्चुअल में तो 10 लाख की पे हुआ है, कॉस्ट 40 हो गई, तो 30 लाख पे वैसे भी टैक्स नहीं है। बोलो ये समझा आपको? बढ़ू आगे मैं। तो 7-8 ईयर चल रहा है अभी, ठीक है। 10 लाख आप लोगों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। 24-25 में आपने यही शेयर्स बेचे, कितने में बेचे, 100 lakhs। तो व्हाट विल बी योर एफवीओसी, 100 lakhs। अब वापस से बात क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सुनना बराबर से अभी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑन 31 जनवरी 2018 फेयर मार्केट वैल्यू इंस्टेड ऑफ यू कैन से 40 lakhs इज 8 लाख रुपीस। कितना है वो, 8 lakhs है सर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि 10 लाख का कॉस्ट है आपका और 8 लाख फेयर मार्केट वैल्यू है, आपको तो क्या दिया था गवर्नमेंट ने, ऑप्शन ना, कंपलसरी थोड़ी है। अब आप क्या सिलेक्ट करोगे, 10 lakhs। सो अब तुम माइनस करो 10 लाख। थोड़ा सा समझ में आ रहा हो ना तुम्हें? अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, देयर इज नो अप्रिसिएशन ओनली अप टू कहने से 31 जनवरी 2018। कोई अप्रिसिएशन है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि जो भी वैल्यू बढ़ी है कहने से उसके बाद बढ़ी है शेयर्स की। तो अब हम तुझे कितना माइनस करने देंगे, इसका मतलब 90 lakhs इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस एग्जम्पशन कितना,
बचा कितना? 88.7। बोलो यस के नो, समझाइए। तो अब आपका रूल क्या बन रहा है मुझे बताओ, कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट? हाँ एक एक मिनट शांति से, पहले केस में कॉस्ट क्या आई अपनी अमाउंट 40, और सेकेंड केस में तो अब अपन फ्रेम कर रहे हो उसको, आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? सो इट विल बी आइदर ओरिजिनल कॉस्ट और इट विल बी fair market value as on 31st January 2018, whichever is perfect, whichever is higher. बोलो yes or no? So 10 लाख रुपया ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू whichever is higher. अब ये रूल याद रखना, whichever is higher. अच्छा फर्स्ट केस में 10 लाख और 40 लाख, whichever is higher, higher is how much? मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये 40 लाख आपने पे किया है? पे नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है? दिस इज योर नोशनल कॉस्ट. You understand this word notional? This cost is not actually incurred by assessee. It is a notional cost. अच्छा पर 10 लाख रुपया आपने पे किया है ना. अब मैं आपके सामने तीसरा केस लेके आ रहा हूं, थोड़ा सा बराबर से ध्यान से समझोगे. समझो 7-8 में 10 लाख रुपया आपने कॉस्ट, आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे 10 लाख के, और यही इक्विटी शेयर्स आप लोगों ने 24-25 में बेचे. सेलिंग प्राइस जो आपका आया है समझो वो है 100 लैक्स. कितना है बोलो? सेलिंग प्राइस 100 लैक्स और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018, समझो कि आपकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 120 लैक्स. बराबर पॉसिबल है ना वो भी? तो शेयर्स की वैल्यू 10 की 120 हुई थी, फिर कम भी हो सकती है ना शेयर्स की वैल्यू. चलो पहली चीज तो एफईओसी क्या है? एफईओसी 100 लैक्स. थोड़ा सा अपना फॉर्मूला पे स्टिक रहो. क्या है अपना फॉर्मूला? ओरिजिनल कॉस्ट विच इज हाउ मच, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018 कितना है? विच एवर इज हायर. अब हायर में क्या हायर आ रहा है? अब थोड़ा सा समझना, अब थोड़ा सा समझना. जैसे ही तुम इधर से 120 लाख माइनस करेगा, कैन आई से इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ 20. ओए ओए ओए, गवर्नमेंट एक तो आपको बेनिफिट दे रहा है, वो बेनिफिट देने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट का नुकसान हो जाए. क्या तुमने 120 लाख का कॉस्ट इनकर किया है क्या? इट्स तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? हम तुझे बेनिफिट देना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा नुकसान करेंगे. अभी ये 20 लाख का अगर हमने लॉस बुक करने दे दिया तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये लॉस एक्चुअली में हुआ ही नहीं है. इट्स अ नोशनल लॉस, और तुम दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ करने बैठोगे. तो इसमें नुकसान किसका? गवर्नमेंट का. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक काम कर, अगर तेरी फेयर मार्केट वैल्यू तेरी कॉस्ट बनती है, फेयर मार्केट वैल्यू तेरी कॉस्ट बनती है, तो अब याद रखना ये फेयर मार्केट वैल्यू तेरी कॉस्ट बन रही है, फेयर मार्केट वैल्यू तेरी कॉस्ट बन रही है ना, तो कॉस्ट की वजह से हमें लॉस नहीं आना चाहिए. इसका मतलब अब तेरी कॉस्ट है ना, हम 120 लैक्स नहीं लेंगे, हम कितनी ले लेंगे? गया भेजे में, क्योंकि वो कॉस्ट एक्चुअली में इनकर हुआ ही नहीं है. इतना क्लियर हुआ? सर हमें और एक केस में डाउट आ रहा है कि सर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि ये 10 लाख है और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 2018 है, और 24-25 में अपन ने बेचा है सेलिंग प्राइस. समझो कि ये 8 लाख है फेयर मार्केट वैल्यू, और हमने बेचा ही 7 लाख में. सर ये भी तो हो सकता है. अब क्या करेंगे? तो पहले तो हाउ मच इज योर एफईओसी? 7 लाख आपका एफईओसी है. अच्छा अब चलो अपना फॉर्मूला यूज करो. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कॉस्ट का ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज. क्या हायर आ रहा है? क्या हायर आ रहा है? अब तुम समझो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं इधर 10 लाख लिखूंगा तो इसका मतलब इधर क्या आएगा? लॉस आएगा. बट ये लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा. क्यों? एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुआ है 10 लाख का मेरा, ऊपर जो था दैट वाज अ नोशनल कॉस्ट.
ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट है। मतलब मैं सिंपल वे में याद रखवाऊं ना, तो दोनों में से पहले तो हायर सिलेक्ट कर लेने का, क्या, आइदर कॉस्ट और फेयर मार्केट। अब सुनो, अगर फेयर मार्केट वैल्यू हायर आया ना, हायर, उसके वजह से लॉस नहीं होना चाहिए, बट अगर कॉस्ट हायर आया और लॉस आया तो इतना समझा। नाउ आई विल टीच दिस थिंग इन फॉर्मूला ऑल्सो, बट ये फॉर्मूला है ना, मुझे समझता नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं, बट आई विल से अवॉइड फॉर्मूला। मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, मैं अभी आपको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 बना के सिखा रहा हूं। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 बहुत इजी है। स्टेप 1, you select selling price of the asset and compare with fair market value as on 31st January 2018। इन दोनों में से पहले तो whichever, एक मिनट, सॉरी whichever is lower सिलेक्ट करना, बराबर। एंड जो आपका स्टेप 1 में आंसर आया ना, उसको कंपेयर करना विथ ओरिजिनल कॉस्ट, whichever is हायर सिलेक्ट करना। सी मैंने आपको याद कैसे रखवा है ना, वो पहले समझ लो। इट इज आइदर ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। नाउ इफ दिस इज हायर तो उसके वजह से, एंड इफ दिस इज हायर, लॉस आया तो चलेगा रे, बोलो यस और नो। अब मैं तुम्हें यही चीज डिफरेंट वे में पढ़ा रहा हूं इन अ फॉर्मूला। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ, तो 2 स्टेप में आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये 2 स्टेप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो फॉर्मूला याद कर लो, सेलिंग प्राइस एफएमवी लोअर, लोअर एंड ओरिजिनल कॉस्ट हायर, है सबका ध्यान। चलो स्टार्ट करते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू और सेलिंग प्राइस विच एवर इज, क्या आएगा लोअर, 40 lakhs और ओरिजिनल कॉस्ट 10 lakhs, विच एवर इज 40 lakhs, देखो आपकी कॉस्ट आ गई। चलो नेक्स्ट, 8 lakhs और 100 lakhs, विच एवर इज हाउ मच, 8 lakhs और 10 lakhs, विच एवर इज हाउ मच। नेक्स्ट 120 एंड 100, विच एवर इज कितना, 110, विच एवर इज हायर 100 lakhs, गया भेजे में। 8 और 7, विच एवर इज लोअर, 7 and 10, विच एवर इज हायर 10। मैं तुम्हें बोलूं, मुझे ये फॉर्मूला नहीं समझता, मुझे ये पूरा लॉजिकली समझता है। मैं फॉर्मूला में मैं कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ, सो मुझे ये फॉर्मूला नहीं समझता है, मुझे यही समझता है 10 और 40 विच एवर इज हायर लो। अगर फेयर मार्केट वैल्यू हायर आया तो उसके वजह से लॉस नहीं आना चाहिए, अगर कॉस्ट हायर आया तो लॉस आया तो चलेगा। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये 31 जनवरी 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लिया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उसके बाद से टैक्सेबल नहीं हुआ, टैक्सेबल तो 1 अप्रैल से हुआ। अमेंडमेंट कब आया, थोड़ा सा ना अपना दिमाग चलो। किसी किसी को ये डाउट आएगा कि सर इधर 31 मार्च 18 का आना चाहिए, क्योंकि 18 तक तो 1038 था, 1 अप्रैल से 1038 हट गया ना। क्यों नहीं लिया पता है, उसमें ना, उसमें क्या हो जाता पता है, असेसी का नुकसान होता है। कैसे, 1 फेब को जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि अब से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगाएंगे, लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, परफेक्ट, बेचना स्टार्ट किया। मतलब सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम है, तो आपको समझ में आ रहा है प्राइस फॉल हुआ है। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है 31 मार्च 18 तक तो सब लोगों ने जितना हो सके बेच के एग्जम्पशन लिया होगा, तो तुम्हें समझ रहा है ये जो बेचना है दैट इज बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट। तो तुम्हें करेक्ट मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, करेक्ट मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने असेसी को ध्यान में रख के बोला कि भाई तेरे लिए फायदा है, तू 31 जैन का ले, क्योंकि उस दिन अमेंडमेंट आया नहीं था। अच्छा अब सुनो, कभी कभी आपको क्वेश्चन में वो लोग क्या बोलेंगे पता है, 31 जनवरी 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू देंगे। बट कैसा होता है कि जब मार्केट स्टार्ट होता है तो शेयर्स का ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, और मार्केट एंड होता है तब ट्रेडिंग खत्म हुआ। अब ये शेयर्स आज लोगों ने खरीदे होंगे, बेचे होंगे, खरीदे होंगे, बेचे होंगे, खरीदे होंगे, बेचे होंगे, तो उस दिन पे शेयर एक हाईएस्ट प्राइस पे टच हुआ रहेगा, एंड उसका एक
लोवेस्ट प्राइस भी रहेगा, और हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज बने। अब यहां पे असेसी क्या बोल रहा है, व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू, हाईएस्ट प्राइस लेना है, लोवेस्ट प्राइस लेना है कि एवरेज लेना है। असेसी को गवर्नमेंट ने क्या बोला, चल तेरा बेनिफिट। देखो गवर्नमेंट ने हमेशा आपका ही सोचा ये वाले प्रोविजन में, इसीलिए 31 जैन का फेयर मार्केट वैल्यू लिया, इसीलिए 31 जैन का भी उन्होंने क्या बोला, हाईएस्ट प्राइस है। अच्छा सर ऐसा हुआ कि 31 जैन पे वो शेयर्स का ट्रेडिंग ही नहीं हुआ था, कोई बायर सेलर उस दिन था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक दिन पहले का ले लो फेयर मार्केट वैल्यू, 30 तारीख का ले लो, गया भेजे में। सो उस हिसाब से आपको प्रोविजन अप्लाई करना है। सो इधर भी अपने को ये जो फेयर मार्केट वैल्यू लेना है वो क्या लेना है, हाईएस्ट प्राइस लेना है। क्या लेना है, आपको क्वेश्चन में ना कंफ्यूज करने के लिए वो लोग 3 प्राइस देंगे, हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, एवरेज प्राइस। याद रखना आपको हाईएस्ट प्राइस लेनी है। बोलो ये समझा, पक्का भेजे में गया, कुछ भी डाउट? अच्छा क्या हुआ, हाउस प्रॉपर्टी नहीं रे, हाईएस्ट प्राइस। ये भाई इधर से हाउस प्रॉपर्टी आएगा रे इधर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं ऑन बोनस शेयर्स। ध्यान से समझो, बोनस शेयर में डिस्कशन क्या है, तो डिस्कशन बहुत सिंपल है कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर। बोलो क्या है कॉस्ट, नील। क्यों नील, पे थोड़ी करना पड़ रहा है आपको बोनस के लिए। सो बोनस शेयर की अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आंसर इज नील। बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है 0। लेकिन अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल, अगर आपको बोनस शेयर रिसीव्ड बिफोर 1/4/2001, बराबर 2001 के पहले बोनस मिला। अब अगर आपके पास कोई ऐसा असेट है जो 2001 से पहले से है, तो थोड़ा सा याद करो, बेस ईयर है अपना ये इंडेक्सेशन का, उसके पहले से अगर ये असेट है, तो जो भी असेट हमारे पास 1/4/2001 के पहले के है, उसमें तो अपन क्या करते थे, आइदर ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेते थे, तो ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज, तो मैं बोल सकता हूं ऑलवेज फेयर मार्केट वैल्यू, ऑलवेज व्हाट, फेयर मार्केट वैल्यू। बैठा दिमाग में, एंड इफ इट इज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001, तो कहीं से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नील। वैसे तो बिफोर 1/4/2001 वाले की भी नील ही है कॉस्ट। अरे समझा मैं क्या बोल रहा है, कॉस्ट वैसे नीली है, लेकिन वो तो अपने को क्या है, जो भी असेट अपने पास 1/4/2001 के पहले के हैं, उसमें अपने को ऑप्शन मिलता है टू सब्सटीट्यूट फेयर मार्केट वैल्यू। याद आ रहा है कुछ, सो फेयर मार्केट वैल्यू तो आप समझो ना, ओरिजिनल कॉस्ट तो हमेशा नीली होने वाली है, फेयर मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो दोनों में से हायर में कहने से हम फेयर मार्केट वैल्यू आएगी। बोलो ये समझा, पक्का भेजे में गया। सो ये क्या है, दिस इज कॉस्ट ऑफ, हाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर की वैसे कॉस्ट क्या, लेकिन अगर मिला है बोनस 1/4/2001 के पहले, तो इट इज ओरिजिनल कॉस्ट
or fair market value as on 1/4/2000 and whichever is high. So it will be always a fair market. बोलो समझा? कुछ भी इसमें डाउट? नो. चलो ये लिख लेंगे बोनस शेयर का पॉइंट. डन. चलो यूएनए बुक ओपन करो. क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ. उसमें पढ़ा क्वेश्चन? देखा नहीं? देखा क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है उसमें मिस्टर मिथुन? पढ़ो वो क्वेश्चन. चलो पहले तो क्वेश्चन देखोगे तो उसमें असेसी के पास ओरिजिनल शेयर्स हैं और ओरिजिनल शेयर्स के बाद उसको बोनस शेयर भी मिला है और बोनस शेयर के बाद उसको डिविडेंड भी मिला है. बराबर. अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें क्वेश्चन का पहले रिक्वायर्ड पार्ट देखो ना. क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी if he pays tax under default tax regime. डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब 115 BAC. सो अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स भरेगा तो कितना आएगा, मतलब आपको टैक्स निकालना है. अब सिर्फ आप जरा डेट्स देखो सारी. पहले आपका जो ओरिजिनल शेयर है, ओरिजिनल शेयर आप लोगों ने खरीदा था 1/4/2007 में और बेचा कब है आपने? बेचा 1/10/2024. ये बराबर. सो ये क्या हो गया? ओरिजिनल शेयर्स लॉन्ग टर्म हो गया. बोनस कब मिला था? बोनस 1 दिसंबर 2023 और वो तो अपन ने 110 को बेच दिया. तो बोनस क्या हो गया? शॉर्ट टर्म. यस के नो? 12 महीने से कम है ना, तो शॉर्ट टर्म हुआ बोनस. तो दो शेयर्स है, एक ओरिजिनल और एक बोनस. ओरिजिनल क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म. और बोनस क्या बनेगा? और तीसरी और एक इनकम जो कौन से हेड में जाएगी? परफेक्ट. अब एक लास्ट पॉइंट फिर आप लोग सॉल्व करो. ये जो शॉर्ट टर्म है बोनस, बोनस पे कौन सा रेट लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये इक्विटी शेयर्स के ऊपर, तो इस पे कौन सा टैक्स रेट लगेगा? 111A. बराबर ना? अरे 20% आएगा. और जो अपना लॉन्ग टर्म है ओरिजिनल, उस पे 112A. क्यों 112A? अरे लॉन्ग टर्म है और अपन ने बेचा है 1/4/2018 के बाद. पहले बेचते तो एग्जम्प्ट हो जाता, अभी टैक्स. अच्छा अब ये ओरिजिनल वाले देखो 7-8 में खरीदे हैं, मतलब हमने खरीदे वो टाइम पे थे जब हमें पता नहीं था कि 112A 112A आने वाला है, और बेचे अभी है. मतलब इसमें कहने से अपने को एक ऑप्शन मिलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू को हम कॉस्ट ले सकते हैं. बैठा दिमाग में? तो सब मैं इतना ही बोलूंगा. अब आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो. टैक्स निकालना है वो ध्यान में रखना. क्वेश्चन स्टार्ट.
बोल। हाँ बोल। दूसरे टाइप का। रुक जा, लेक्चर के। स्पेशल रेट नहीं है, नॉर्मल रेट है डिविडेंड का। कोई ऐसा स्पेशल रेट नहीं। किस में लिमिट? डिविडेंड के ऊपर? डिविडेंड के ऊपर कोई लिमिट नहीं। चलो कर रहे डिस्कस अभी। देखो, पहले तो आपको इतना समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स कि जो आपके शेयर्स है ओरिजिनल वाले, वो लॉन्ग टर्म है। सो पहले आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लो उसके ऊपर। तो आप स्टार्ट करोगे विद एफईओसी। ट्रांसफर एक्सपेंस में एक ही एक्सपेंस आएगा, क्या? ब्रोकरेज। और क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आइदर इट विल बी ओरिजिनल कॉस्ट और इट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन विच डेट? 31st January 2018, विच एवर इज हायर। हायर में क्या हायर आ रहा है? एफएमवी हायर आ रहा है। सो आपका पहले तो एफईओसी बताएंगे कितना आ रहा है? 4 lakhs। ट्रांसफर एक्सपेंसेस 3 lakh। 96,000 is net consideration and cost is 2 lakh। तो ये बच गया 1,96,000। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये ओरिजिनल शेयर पे। इतना क्लियर है पहले तो मैं आगे बढ़ू। ओके, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में व्हाट विल बी योर एफईओसी? 4 lakhs minus brokerage, that is transfer expenses, you can write 4,000। 3 lakh 96,000 is net consideration minus cost of acquisition। कितना बचा? कितना? ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो यस और नो। और ये दोनों कैपिटल गेन्स की इनकम हो गई। और लास्ट में आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या आएगा? डिविडेंड। कितना? 2,000। देखो डेट्स बराबर से देखना। बोनस आने के बाद डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड आपको 200 शेयर्स पे मिलेगा, 100 शेयर्स पे नहीं। बराबर? अच्छा, 2,000, 396 एंड 196 सबको ऐड करो, 5,94,000। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट मैनर में बताता हूं, फिर आप उसको मैच कर लेना जो आंसर आपको बुक में दिया है। 2 मिनट इधर ही ध्यान दो। अब इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,96,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3,96,000 का। एंड अदर इनकम जो आपकी है, अदर इनकम, अदर इनकम में क्या आएगा? डिविडेंड ना, उस पे थोड़ी स्पेशल रेट है, तो वो है 2,000 का। अच्छा, ये शेयर्स बेचे हैं अपन ने 23 जुलाई के बाद। तो आपको पता है ना, शॉर्ट लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स है और शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स है। बोलो यस के नो? यस। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये 2,000 जो है उस पे नॉर्मल रेट है। एंड असेसी इज ऑप्टिंग फॉर विच स्कीम? नाउ इन डिफॉल्ट स्कीम, कैन आई से योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 3 lakhs? सो हाउ मच इज लेफ्ट? 298। एंड 298, ध्यान से सुनना, पहले सुनना, 20 के पहले एडजस्ट करेंगे कि 12.5 के सामने? 20 के सामने ज्यादा टैक्स रेट है ना, तो ये 298 इधर चला गया। कितना बचा? 98 ना? ये 98 बचा। बराबर ना? और इसमें से आप याद करोगे तो 125 माइनस हो जाएगा, ये बचा 70। सुनते जाना अभी। इस पे 12.5 और इस पे
अब बेसिक टैक्स मिलेगा आपको 12.5 कितना आ रहा है जरा बताएंगे? 8875 प्लस 19600 बराबर। इसमें से आप माइनस करो क्या? रिबेट। क्यों रिबेट आएगा? क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख से कम है, तो रिबेट जो है ना, रिबेट ओए मैक्सिमम कितना मिलता है, यानी इसे इधर आपको मिलेगा 19600। क्यों? 112A के सामने रिबेट नहीं मिलता। एंड जो बचा दैट इज 8875 प्लस HEC, टोटल कितना आ रहा है? 9237। चलो अब जो भी आपके डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो पहले। समझा? प्रेजेंटेशन आप बुक में देख लो किस तरह से किया है, कुछ भी डाउट हो तो पूछो इस। ये वर्किंग नोट में चलेगा चलेगा। हाँ, ये वर्किंग नोट में लिख दो एंड इसके बेसिस पे वो फॉर्मेट, वो देखो ना सेम ही है आपकी सब चीजें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म में उन्होंने ऐसा बताया 3,96,000 माइनस 2,98,000। सो ऐसा ये बना के फिर आप प्रॉपर फॉर्मेट में डाल सकते हो। तो साल में बोनस शेयर जो एक मिला था जो 24 में मिला था बोनस शेयर, पर 24-25 मिला तो बोनस शेयर तो डिविडेंड नहीं गिनते ना। वो डेट देखिए, डेट दी है ना डिविडेंड की। ये क्वेश्चन ठीक हो रहा था। 24 डिविडेंड में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक है ना रिकॉर्ड डेट फिक्स होती है पहले, हाँ, क्योंकि शेयर्स है ना, हाँ, हर एक दिन बायर सेम नहीं होता है, हर एक दिन होल्डर ओनर सेम नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले एक रिकॉर्ड डेट रखते हैं, अगर रिकॉर्ड डेट पे आप शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड मिले। तो यहाँ पे अपन ने देखो ना वो डिविडेंड की डेट दी होगी बराबर। हाँ, डिविडेंड उस दिन पे अगर आप होल्डर हो बोनस शेयर के तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और कुछ डाउट? क्लियर है ये सम? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो इसमें। ओके, अब है ना इसके ही पहले देखो आपको एक ऐसा सम दिया होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 होगा, देखो है, ये सम होमवर्क में जाएगा आपको। पर ये सम है ना, ये सम मैंने जो किया है ना थोड़ा मॉडिफाई किया है। ये सम के अंदर सुनो 2 मिनट, ये सम के अंदर है ना मुझे आप लोगों से टोटल 4 अलग अलग केसेस चाहिए। कितने केसेस चाहिए? 4 केसेस आपको दिख रहे हैं सामने। पहले तो मुझे यही 4 केस चाहिए ऑप्शनल और डिफॉल्ट में, मतलब कितने हो गए? और फिर मुझे यही 8 केसेस चाहिए बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। 16 हो गए। मतलब तुम्हें समझ रहे 22 जुलाई तक अगर असेट बेचा, देखो मॉड्यूल में यही सम है, मैंने वो सम को मॉडिफाई किया है। मॉड्यूल में इधर लिखा है अज्यूम ट्रांसफर टू प्लेस बिफोर दिस डेट, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो सारे केसेस चाहिए आपसे। तो आपके क्या केसेस हो गए पहले इधर देखो। 22 जुलाई तक बेचा, उसमें ऑप्शनल और डिफॉल्ट मतलब 4 के हो गए 8, एंड 23 जुलाई या उसके वापस ऑप्शनल और डिफॉल्ट 8। तो 8 + 8 16 केसेस है बहुत इजी केस, बट वो 16 केसेस आप लोगों को सॉल्व करना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए कि टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। बोलो समझा आपको इतना? करोगे ना ये सम? अब तुम्हारे एंड पे ना आई थिंक तुम लोगों को नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल भी दिख रहा होगा, पूरा अभी भर दिया है लेक्चर्स। सो नेक्स्ट वीक से मैंने आपको बोला भी था कि सब स्ट्रीमलाइन वी आर डूइंग, इट विल बी डन। हाँ, क्या होगा लेक्चर यार पे मीका और हमारा क्या करवाता हूँ ना यार, सब सब अनाउंसमेंट आएगा, डोंट वरी। अपने वहां पे और एक प्रीमाइसिस भी है, हाँ वो प्रीमाइसिस थोड़ा इससे छोटा है, सो लेट्स सी कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, सो हम बताते हैं आपको, ठीक है? अब सुनो बराबर से। अब आप लोग अपने एंड पे कैपिटल गेन्स लिखना स्टार्ट कर दो, बराबर।
जैसे आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखा था, सैलरी लिखा था, वैसे कैपिटल गेन्स। ये तीसरा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में और एक चैप्टर दूंगा, वो है डिडक्शंस। अदर सोर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो वो सब आप लोग मैनेज कर लेते हो। बट जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन है या कैपिटल गेन्स है, ये सब थोड़े हैवी चैप्टर्स हैं। तो ये आप लोगों को एक राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए होगी। आपके एंड पे मैं वापस से बोलूंगा कि पढ़ाई चालू रखो। आपका आज टेस्ट नहीं हुआ है। बोरीवली में आज फर्स्ट टेस्ट हमने कंडक्ट कर लिया है, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन्स का। वहां से पेपर मत मांगना, ठीक है। सो आप लोगों का अपन रख सकते हैं नेक्स्ट संडे या उसके नेक्स्ट संडे। आप कब रखना है? कमिंग संडे रख सकते, आज संडे ही है ना, तो कमिंग संडे रख सकते हैं ना। हाँ, तो कमिंग संडे रख देते हैं कैपिटल गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स में जितना होगा तब तक वो कवर कर लेंगे अब, क्योंकि अभी 2-3 लेक्चर बाकी है मेरे कैपिटल गेन्स के अंदर, तो थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा सिर्फ। तो जितना अपना हो चुका है, मेजोरिटी हो ही चुका है, तो जितना हो चुका है उतना कैपिटल गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। चलो मैं प्लान करके आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ वो चीज का। यस, चलो ध्यान देना अभी। अब फ्रेंड्स, टैक्स रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब आप लोगों को बहुत क्लियरली आइडिया चल रहा है, मतलब पता चल रहा है कि व्हाट इज नॉर्मल रेट एंड व्हाट इज स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। नॉर्मल रेट एंड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। सो ये अपना टैक्स रेट का एक इंपॉर्टेंट एरिया जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मैंने आप लोगों को डेप्रीशिएबल असेट के ऊपर नोट दिया था पहले, डेप्रीशिएबल असेट के ऊपर नहीं। चलो अभी अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ऑन डेप्रीशिएबल असेट। ध्यान से सुन, वैसे तो डिस्कशन हो ही चुका है, इट इज जस्ट रिपीटेशन एंड आई विल बी एडिंग वन मोर पॉइंट टू दिस कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन in case of depreciable asset. Cost of acquisition in case of depreciable asset. चलो आप है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करो डेप्रीसिएशन का। मैंने आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में करवाया था कि हम लोग ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो करते हैं। ब्लॉक मतलब क्या? हम ग्रुप बनाते हैं और हम ग्रुप को क्या करते हैं? डेप्रीशिएट करते हैं। सो असेट्स विच आर फॉलोइंग इन सेम क्लास having same rate of depreciation is, can I say, one block, उसको हम एक ब्लॉक बोलेंगे। so assets which are falling in same class same rate। अब हम लोग क्या करते थे? एक फॉर्मेट बनाते थे, ओपनिंग WDV, फिर एडिशंस। उसमें दो पार्ट थे, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड यूज्ड फॉर लेस देन 180 days एंड अदर्स, एंड लेस सोल्ड, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्डेड। क्लोजिंग WDV मिलेगा। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि क्लोजिंग WDV लास्ट डे पे नंबर ऑफ असेट्स पॉजिटिव होने चाहिए और वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जब तक ये दो चीजें पॉजिटिव है तब तक आप डेप्रीसिएशन ही कैलकुलेट करोगे। याद आया? फिर मैंने आप लोगों को 8 एग्जांपल्स दिए थे कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। अब उसमें पहले 4 एग्जाम्पल के बाद जो नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल है ना, वो ही मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है। अपना फॉर्मेट था ओपनिंग WDV, एडिशंस। एडिशंस के अंदर परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस यूज्ड फॉर लेस देन 180 days एंड अदर्स, लेस सोल्ड और डिस्ट्रॉयड और डिस्कार्डेड। वो ठीक है, आप लिख सकते हो बात। अपने को मिलेगा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। बोलो यस के नो? नंबर ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स।
अब फ्रेंड्स समझो आपके ओपनिंग में 5000 असेट्स है जिनकी वैल्यू है 58 lakhs। एडिशंस के अंदर समझो आपने 3000 के असेट्स और खरीदे जिसकी वैल्यू है 12 lakhs। अदर्स वाले असेट्स कुछ भी नहीं है, अदर्स वाले असेट्स जो है वो कुछ भी नहीं है। एंड जो अपना असेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, सोल्ड डिस्ट्रॉयड वाले, ये टोटल 8000 असेट्स हैं। सारे के सारे असेट्स चले गए, और जब सारे असेट्स चले गए आपके ब्लॉक में से, और आपको समझो यहाँ पे 90 लाख रुपीस मिला है, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है आपके पास नंबर ऑफ असेट्स कितने, नील, और उन सारे असेट्स की वैल्यू कितनी, 20 lakhs नेगेटिव। अरे असेट ही नहीं बचा है। अब जब आपके पास असेट ही बचा नहीं है तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, अब तुम्हारा एफवीओसी क्या है, एफवीओसी 90 lakhs। अब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, 70 lakhs। 20 lakhs का कैपिटल गेन। बोलो समझाइए। पक्का भेजे में गए। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल, नंबर ऑफ असेट्स एंड वैल्यू ऑफ असेट्स। 5000 असेट्स 58 lakhs वैल्यू, 3000 असेट्स 12 lakhs वैल्यू, अदर्स में कुछ भी नहीं। वापस से आपने 8 के 8000 असेट्स बेच दिए, और समझो 8000 एसेट्स बेचे पर आया सिर्फ 60 lakhs ही है, आया सिर्फ। तो अब आपके ब्लॉक में असेट्स कितने हैं, नील। अब आपके ब्लॉक में असेट्स कितने, नील, और उसकी वैल्यू कितनी, 10 lakhs। तुम्हें समझ में आ रहा है वापस से। ये तो कैपिटल लॉस का सिचुएशन हो गया। एफवीओसी कितना है, नहीं नहीं, 1 मिनट, सॉरी, एफवीओसी 60 एंड कॉस्ट कितनी है, सो देयर इज कैपिटल लॉस ऑफ 10 lakhs, कैपिटल लॉस। बोलो ये समझा। अब ये दोनों एग्जांपल के अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऑल द असेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड। ऑल द असेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड, मतलब क्या, सारे के सारे असेट्स ट्रांसफर हो चुके हैं। अब जब सारे असेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, कहने से इट विल बी आइदर कैपिटल गेन or it will be capital loss. When all the assets in block are transferred, it will be either capital gain or it will be capital loss. अब समझो मैं आपके सामने और एक सिचुएशन रखता हूं, नंबर एंड वैल्यू। 5000 असेट्स है, 58 lakhs वैल्यू है। 3000 असेट्स है, 12 lakhs वैल्यू, अदर्स में कुछ भी नहीं है। और समझो कि आपने सिर्फ 6000 असेट्स बेचे हैं, और 6000 असेट्स बेचने पे 100 lakhs मिला है। तो अब आपके पास नंबर ऑफ असेट्स कितने हैं, 2000, और उन सब की वैल्यू कितनी, नेगेटिव 30 lakhs। नेगेटिव कितनी बोलो, 30 lakhs। अब तुम्हारे पास असेट्स है बट वैल्यू नहीं है, वैल्यू नेगेटिव हो गई। करोगे कहां पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट, तो इसीलिए एफवीओसी कितना, 100 lakhs, कॉस्ट कितनी, 70 lakhs। सो कैपिटल गेन ऑफ 30 lakhs, दिस इज कैपिटल गेन्स। बैठा आपके दिमाग में इतना। अब तुम समझो कि अगर ये वाले सिचुएशन की बात करूं, थर्ड, तो थर्ड वाले सिचुएशन में आपने सारे असेट्स ट्रांसफर नहीं किए, ओनली फ्यू असेट्स आर ट्रांसफर्ड, बट वो फ्यू असेट्स ट्रांसफर करने पे इतना प्रॉफिट आया है कि बाकी सारे असेट्स जो है उनकी वैल्यू 0 हो गई और नेगेटिव भी हो गई। आपको याद है ना, अपन एक असेट बेचेंगे, प्रॉफिट या लॉस आएगा तो वो दूसरे असेट पे स्प्रेड हो जाता था, उसका इफेक्ट दूसरे असेट पे चला जाता था। पर यहाँ पे इतना प्रॉफिट आया, इतना प्रॉफिट आया है कि दूसरे असेट्स की वैल्यू 0 तो हो गई, उसके बाद भी प्रॉफिट है। अब तुम पहले दो एग्जांपल देखोगे तो ऑल दी असेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड, बट थर्ड एग्जांपल देखोगे तो ऑल असेट्स इन ब्लॉक आर नॉट ट्रांसफर्ड। तो ऑल असेट्स इन ब्लॉक आर नॉट ट्रांसफर्ड, देयर इज कैपिटल गेन। बट तुम्हें समझ में आ रहा है, इफ ऑल असेट्स इन ब्लॉक आर नॉट ट्रांसफर्ड, कैपिटल लॉस नहीं आएगा कभी भी। क्यों, दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। मतलब असेट भी है और वैल्यू भी है,
तो क्या आएगा? मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस बस ये तीन ही सिचुएशन में पॉसिबल है। इन केस ऑफ सो डेप्रीशिएबल असेट के केस में सिर्फ ये तीन ही केसेस है जहां पे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आ सकता है। सो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस बस ये तीन ही सिचुएशन में आ सकता है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको ऐसा एक टेबल बना के दिया था कि आप लास्ट डे पे चेक करो कि आपके पास नंबर ऑफ असेट्स कितने हैं एंड वैल्यू कितनी है। समझो नंबर ऑफ असेट्स हो गए नील और वैल्यू हो गई पॉजिटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब कहने से दिस इज कैपिटल लॉस। अगर ये नील हो गया और ये भी ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। अच्छा ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है तो कैपिटल गेन। अच्छा ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो परफेक्ट डेप्रिसिएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि जो अपन गेन लॉस लिख रहे हैं ना, ये गेन या ये लॉस, ये गेन या ये लॉस, ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई डेप्रीशिएबल असेट ट्रांसफर करोगे, विच असेट, जो भी आपको गेन या लॉस आएगा ना, जो भी आपको गेन या लॉस आएगा, दैट इज ऑलवेज 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 शॉर्ट टर्म। दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। हमेशा वो शॉर्ट टर्म ही रहे, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों ऑलवेज शॉर्ट टर्म? मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता है, जरूरी नहीं है वो एग्जाम के लिए। मैं आपको रीजन समझाता हूं कि क्यों ऐसा प्रोविजन बनाया गया है। समझो, ये रीजन आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना रीजन क्या है। वैसे रीजन याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन याद रखना, डेप्रीशिएबल एसेट जब भी बेचोगे गेन या लॉस आएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म। और तीन ही सिचुएशन में गेन या लॉस आ सकता है, व्हेन ऑल द असेट्स आर इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड या सम असेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड एंड वैल्यू ऑफ ब्लॉक टर्न्स नेगेटिव, तभी गेन या लॉस आ सकता है। क्यों, व्हाई? ध्यान से सुनो। समझो आपके पास दो असेट है, एक है प्लांट एंड और एक है लैंड। चलो कौन सा डेप्रीशिएबल है इसमें से? प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएबल है। सो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएबल और लैंड डेप्रीशिएबल। समझो आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख, लैंड खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख, बराबर। अब जैसे ही एक साल खत्म होगा, एक साल खत्म होगा, अब क्या करोगे? इसमें से माइनस करोगे, क्या? डेप्रीसिएशन। क्या माइनस करोगे बोलो? एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, प्लांट एंड मशीनरी पे अभी डेप्रीसिएशन आया, समझो 1 लाख एग्जांपल है, तो ये कितना बच गया? 9 लैक्स। बट कहने से यहाँ पे कोई डेप्री नहीं आएगा, ये हो गया 10 लैक्स। जब आप कोई चीज को डेप्रीशिएट करते हो, डेप्रीशिएट, इसका मीनिंग क्या होता है मुझे बताओ ना। ये 9 लैक्स का मतलब क्या कि आज तुम अगर ये असेट बेचने जाओगे, कहने से रफली 9 लाख मिलेगा एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से राइट नाउ इफ यू विल ट्रांसफर असेट, you will be realizing roughly 9 lakhs, that is near to 9 lakhs। ठीक है, एक और साल खत्म हो गया, वापस से समझो इधर डेप्री 1 लाख, इधर कोई डेप्री नहीं, ये हो गया 8, ये हो गया 10। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वापस से अगर हमने ये प्लांट एंड मशीनरी बेची, ट्रांसफर की, तो रफली 8 लाख मिलेगा। कब मिलेगा रफली 8 लाख? 2 साल के बाद, बराबर। What is 8 lakhs? 8 lakhs is a value of plant and machinery after 2 years as per books of account। कि अगर मैं ये असेट अभी बेचने जाऊं तो रफली 8 जितना मिलेगा। चलो ठीक है, और एक साल खत्म करते हैं। 1 लाख यहाँ पे, ये बच गया 7, यहाँ पे कुछ नहीं 10। और एक साल खत्म करते हैं, 1 लाख, ये बच गया 6 और ये बच गया 10। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कितने साल खत्म हो गए? 4 साल खत्म हो गए, यस और नो? 4 साल मतलब अब दोनों असेट क्या हो चुके हैं? लॉन्ग टर्म।
अरे भाई 36 कोई भी होल्डिंग पीरियड ले लो, मैंने इसीलिए 4 साल लिया है, जो भी होल्डिंग पीरियड एप्लीकेबल हो। अभी तो न्यू के हिसाब से तो 24 ही मैक्सिमम है, तो समझो दोनों लॉन्ग टर्म हो गए। अब तुम अगर समझो ये प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारे ब्लॉक में एक ही प्लांट एंड मशीनरी थी और इसको तुमने बेच दी, समझो ये बिकी 7 लाख में, तो तुम्हें समझ में आ रहा है 6 - 7 कहने से 1 लाख नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये कैपिटल गेन आ गया। ये कैपिटल गेन को हम क्या बोलेंगे? लाउडर। और समझो ये अपना जो लैंड है वो आपने 30 लैक्स में बेचा, तो 30 लैक्स माइनस 10 लैक्स, 20 लैक्स को हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। अच्छा, दोनों असेट आपके पास 4 4 साल से है, दोनों असेट आपके पास 4 4 साल से है, एक बना लॉन्ग टर्म और एक बना। ध्यान से समझो वाई, ध्यान सुनना, डेप्रीशिएबल असेट जो है हमारे बुक के हिसाब से ये असेट की वैल्यू कितनी होगी 4 साल बाद? 6 लाख होगी, 6 लाख। 4 साल बाद ये असेट की वैल्यू होगी 6 लाख। सो व्हाट इज 6 लैक्स? कैन यू से 6 लैक्स इज वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द असेसी। ये आज की वैल्यू है 6 लाख। तुमने बेचा कितने में? ये तो आज की एक्चुअल वैल्यू है, ये आज की बुक वैल्यू, ये आज की एक्चुअल वैल्यू। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कंपैरिजन किसका हो रहा है? जरा देखो ना, आज की वैल्यू का आज की वैल्यू के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है। मतलब भले असेट 4 साल पुराना है, बट कहने से वैल्यू दोनों आज की है। एक है आज की वैल्यू जो बुक के हिसाब से है, और एक की आज की वैल्यू जो एक्चुअल है। कहने से यही दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, जब आप आज की वैल्यू के साथ, जब आप आज की वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो फिर वो केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल। बट तुम देखो इन केस ऑफ लैंड, 30 लैक्स में से आप माइनस क्या कर रहे हो? 10 लैक्स। व्हाट इज 10 लैक्स? ये 10 लैक्स इज वैल्यू 4 साल पहले का, 4 साल पहले का वैल्यू है जिसको तुम आज की वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो दैट इज लॉन्ग। बैठा दिमाग में? सो ये आपका एक्सप्लेनेशन है इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल असेट। गया भेजे में? एक ही मिनट बाद में लिखो। आपको स्टार्टिंग में ना मैंने एक नोट लिखाया था, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, इन केस ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, एक्सक्लूडिंग टू बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। ऐसा कुछ याद आ रहा है? फिर उसके बाद एक लिखा था उसमें डेप्रीशिएबल असेट, और एक देखो और लिखा होगा असेट कवर्ड अंडर 112A, और एक पॉइंट है जो बचा है स्लम सेल करके है। बाकी 4 पॉइंट देखो अपने हो चुके हैं, वो नोट देखो आप लोग। इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अलाउड in case of number 1 short term capital asset, bonds and debentures, except 2 bonds, capital depreciable asset, asset covered under 112A, and last देखो slum sale। slum sale बचा है अपना, बोलो समझा? वाई डेप्रीशिएबल असेट में नो इंडेक्सेशन? अरे भाई शॉर्ट टर्म ही है, गेन या लॉस। चलो अब ये लिख लेंगे आप लोग। हाँ, जाना है तुम लोगों को नाचने? डन? ओके, यहाँ पे ध्यान दो। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक दो केस दे रहा हूं,
सॉल्व करने के लिए टैक्स कंप्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टैक्स का जितना अपन ने जितने सम सॉल्व कर सको उतना अच्छा है। तो एक दो केसेस और दे रहा हूँ। सैलरी इनकम 4 lakhs, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 3 lakhs, बिजनेस एंड प्रोफेशन 3 lakhs, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 4 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ गोल्ड 4 lakhs, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड 3 lakh, इनकम फ्रॉम winnings 4 lakhs, डिडक्शंस 3 lakh। अब इसमें पर्सन रेसिडेंट 50 years ऑप्शनल स्कीम। नेक्स्ट इज नॉन रेसिडेंट 45 years ऑप्शनल स्कीम 4 3 2 4 4 3 4, डिडक्शन 15 lakhs। चलो ये दो केसेस मुझे सॉल्व करके दो। अभी ठीक है, अभी कर लो, बट फिर इसी को आप प्रॉपरली प्रेजेंट कर देना। मैं कभी भी क्वेश्चन में मैं कुछ ना बोलूं तो इट इज 23 जुलाई है उसके बाद। जिसके ये दो केसेस हो जाए वो 16 केसेस पे जाओ बाद में। आप लोग ये केसेस सॉल्व कर लो, अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। प्लस वो 16 केसेस में कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलेगा, इधर ही बैठ के अभी कर लो केसेस सॉल्व, ठीक है? बोलना। अभी सर है ना, आपको एक काम करना, एसएम के सर के बात कर लेता हूँ मैं, मॉड्यूल लेके आ जाना एसएम का, आईसीआई का मॉड्यूल रहेगा ना आपके पास, क्योंकि सर उसमें से ही पढ़ाते हैं, डोंट वरी, ठीक है? कम्युनिकेशन करेंगे, वो तो फर्स्ट लेक्चर होगा सर का, तो वो भी बता देंगे।